कैसे स्टार्ट? मैं जितने भी हमारे नवनियुक्त डाइट प्रवक्ता हैं, उन सभी का इस आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं प्रभात कुमार मिश्रा आज आप लोगों से चर्चा करूंगा लोक सेवकों की सेवा नियमावली एवं उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा प्रवक्ता सेवा नियमावली 2010 के बारे में हम लोग आज विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे। अब मैं अपनी चर्चा प्रारंभ करता हूं आप लोगों के साथ। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि लोक सेवकों की सेवा नियमावली क्या है। जब हम इसकी बात करते हैं तो बात आती है हमारे लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड किया गया है कि हम इस प्रकार से सरकारी सेवक रहते हुए कार्य करेंगे, जिसमें जब हम बात करते हैं तो पहली बात आती है कि हमारे लिए लोक सेवक सेवा नियमावली आवश्यक क्यों है। इस बिंदु पर जब हम बात करते हैं तो हम अपने प्रशासनिक कार्य को करने में अधिक सहज महसूस कर सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के बारे में जानें और समझें। दूसरी बात, आचरण नियमावली के अंतर्गत किए जाने वाले क्रिया व कार्यों को गतिशील व प्रभावी हमारा कार्य होगा यदि उसके बारे में हम जान लेंगे। हमें सुव्यवस्थित ढंग से और सत्य निष्ठा से कार्य करने की प्रेरणा भी यह नियमावली देती है। हमें यह भी पता चलता है कि हम अपने अधीनस्थों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ किस प्रकार से कार्य करें ताकि उनसे अनजाने में कोई विधि विरुद्ध कार्यवाही ना हो जाए। अब हम आते हैं कि हम एक किस नियमावली की बात कर रहे हैं। आप और हम किस नियमावली की बात कर रहे हैं, बात उस पर आती है। हम लोग जिस नियमावली की बात कर रहे हैं वह नियमावली है उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956। इसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबंधात्मक खंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके सरकारी कर्मचारियों अर्थात वह व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के कार्यों से संबद्ध लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त है के लिए जारी की गई है। इस नियमावली में कुल आप लोगों को बता दें 36 नियम हैं, लेकिन यह 36 नियम में से बहुत सारे नियम आज निरस्त कर दिए गए हैं, फिर भी बहुत सारे नियम इस नियमावली में विद्यमान हैं। अब हम लोग एक एक नियम पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जब हम नियम की बात करते हैं तो पहली बात जो हमारे सामने निकल करके आती है वह है संक्षिप्त नाम। नियम फर्स्ट हमारा जो है वह संक्षिप्त नाम के लिए है। यह संक्षिप्त नाम क्या है, किसका नाम? जब हम इसकी बात करते हैं तो जो हमारी नियमावली है उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956, इसी के नाम को नियम फर्स्ट में परिभाषित किया गया है। अब जब हम इसके आगे चर्चा करते हैं तो दूसरी बात आती है कि नियम 2 में डिफाइन किया गया है सरकार और सरकारी कर्मचारी को। यह सरकार और सरकारी कर्मचारी क्या है? जब हम इनकी बात करते हैं तो सरकार के रूप में आता है कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार। अब सरकारी कर्मचारी कौन है, ये बात आती है। सरकारी कर्मचारी की हम जब बात करते हैं तो उन सरकारी कर्मचारियों के बारे में बात आती है जो उत्तर प्रदेश के राज्य के संचित निधि के अतिरिक्त साधनों से दिया जाता हो, मतलब जो उत्तर प्रदेश सरकार से सैलरी ग्रहण कर रहे हैं। वह स्थानीय प्राधिकारी भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ इसमें कुछ और बिंदु भी हैं। हम परिवार के सदस्य की डिफिनीशन भी यहां डिफाइन किए हुए हैं कि सरकारी कर्मचारी के परिवार का सदस्य कौन सा व्यक्ति होगा। इसमें ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी, उसका पुत्र,
सौतेला पुत्र, अविवाहित पुत्री, अविवाहित सौतेली पुत्र, सभी इसमें डिफाइन है। अगर हम बात करते हैं किसी महिला कर्मचारी के संबंध में, तब बात आ जाती है कि उसका पति, पुत्र, सौतेला पुत्र, अविवाहित पुत्री या अविवाहित सौतेली पुत्रियां, यह सभी जो है इसके अंदर समाहित हो जाते हैं। कोई भी अन्य व्यक्ति जो रक्त संबंध में या विवाह द्वारा उक्त सरकारी कर्मचारी का संबंधी हो, ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी या उसके पति का संबंधी हो, जो ऐसे पूर्ण आश्रित होंगे। जो अगर हम समग्र रूप से बात करें तो जो व्यक्ति पूर्ण आश्रित है उस सरकारी कर्मचारी पर, उसी को हम सरकारी कर्मचारी का आश्रित कहते हैं। अब बात आती है नियम 3 की। नियम 3 क्या है? प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सभी समयों में परम सत्यनिष्ठा व कर्तव्य परायणता से कार्य करेगा। हम इसकी देखिए शपथ भी लेते हैं कि हम जो है परम सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करेंगे। जब हम परम सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने की बात करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि जो आचरण करने की हमसे सरकार सोचती है, हम उसी प्रकार का आचरण करें। हमें उसमें कई बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। हम किस प्रकार का आचरण करते हैं, उसी के बारे में बहुत डिटेल चीजें जो हैं हम इस आचरण नियमावली में आपसे आगे भी डिस्कस करेंगे। जब हम आगे डिस्कस करते हैं तो अगला बिंदु आता है नियम 3 क। हम सरकारी कर्मचारी किसी महिला से कार्यस्थल पर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार के लिए बहुत ही जनरल ढंग से डिफाइन किया गया है कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। इस नियम में, यह नियम पहले इतना डिटेल रूप में डिस्क्राइब नहीं था, लेकिन अब यह नियम डिटेल रूप में डिस्क्राइब कर दिया गया है। हम किसी भी प्रकार की ऐसी बात नहीं कर सकते हैं जो उस महिला को गलत लगे। अगर हमारे द्वारा ऐसा कुछ किया जाता है तो वह आचरण नियमावली के अंतर्गत वह कार्यवाही दंडनीय कहलाएगी। और किस प्रकार से वह महिला कर्मचारी शिकायत कर सकती है, उसकी शिकायत पर क्या कार्य होगा, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यदि कोई महिला कर्मचारी शिकायत करती है तो उसके लिए एक कमेटी बना दी जाएगी। उस कमेटी में एक महिला सदस्य भी अवश्य होगा। वह इस बात की जांच करेगा कि जो आरोप लगाया जा रहा है वह आरोप सत्य है अथवा नहीं। वह आरोप गलत है, यह प्रूफ करने की जिम्मेदारी भी उस कर्मचारी की होगी जिसके ऊपर आरोप प्रत्यारोपित किया गया है। अब हम बात करते हैं नियम 4 की। नियम 4 मुख्यतः 2 चीजों पर बात करता है। एक जो बात करता है वह यह कहता है कि हम सभी के लिए समान रूप से व्यवहार करें। वह समान रूप के व्यवहार की बात क्या होती है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सभी लोगों के साथ, चाहे वह किसी जाति पंथ धर्म से क्यों न हो, समान व्यवहार करेंगे। हम जात के आधार पर, उसके पद के आधार पर किसी प्रकार का भेद उसके साथ नहीं करेंगे। अब 4 क में डिफाइन किया गया है कि मादक पान और औषधि का सेवन, यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे लिए जब हम ड्यूटी पर हैं तो इस प्रकार का किसी भी वस्तु का सेवन करना हमारे लिए सही नहीं है। हमें सेवन नहीं करना चाहिए, जो निषिद्ध औषधि के रूप में डिफाइन की गई है। हमें उसको ध्यान रखने की आवश्यकता है।
अगर किसी ने मादक पान मान लीजिए कर लिया तो वह किसी सार्वजनिक स्थान पर वह व्यक्ति उपस्थित नहीं होगा। यह भी ध्यान रखने की चीज है कि अगर किसी ने मान लीजिए गलती से ऐसा कुछ कर लिया है तो वह उससे दूर रहेगा, यह आवश्यक है। अब बात आती है नियम 5 की। नियम 5 मुख्यतः राजनीतिक दल अथवा संस्था की सदस्यता नहीं लेनी चाहिए, इससे संबंधित है। यह नियम थोड़ा डिटेल में अगर इस पर हम चर्चा करें कि हमें यह क्या डिफाइन करता है, क्या करने के लिए कहता है, तो यह कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या किसी ऐसी संस्था का जो राजनीतिक में हिस्सा लेती है, राजनीति में, उसका ना तो सदस्य होगा, ना ही उससे कोई संबंध रखेगा, ना ही ऐसे किसी आंदोलन या संस्था का हिस्सा लेगा, न ही उसे चंदा दे सहायतार्थ कोई चंदा देगा, किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वह कार्य ऐसा नहीं करेगा। अब 5 में ही डिफाइन किया गया है प्रदर्शन, हड़ताल में भाग लेना सरकारी कर्मचारी के लिए प्रतिबंधित है। किस प्रकार के प्रदर्शन और हड़ताल की बात की गई है, यह हमें देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार की बात की जा रही है, कैसी बात की जा रही है। यह हमें जब अगर देखते हैं तो इसमें डिफाइन किया गया है, हम ऐसे किसी हड़ताल जो भारत की प्रभुता व अखंडता को प्रभावित करता है, राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करता है, विदेशी राज्य के मैत्रीपूर्ण संबंध को प्रभावित करता है, सार्वजनिक सुव्यवस्था फैलाने में अवरोध का कार्य करता है, इस किसी भी प्रकार के हम प्रदर्शन या हड़ताल में सरकारी कर्मचारी रहते हुए भाग नहीं लेंगे। हम अगर अगले बिंदु पर चलते हैं, सरकारी कर्मचारी द्वारा संघों का सदस्य बनना, इस पर भी कुछ बातें क्लियर की गई हैं इस नियमावली। इस कर्मचारी पर अगर बात करते हैं तो कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी संघ का न तो सदस्य बनेगा, न ही सदस्य बना रहेगा जिसके उद्देश्य या क्रियाओं को भारत की संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक सुव्यवस्था और नैतिकता के हितों के विपरीत हो। हमें यह भी ध्यान देना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं इसमें और बिंदुओं की। अब बात आती है नियम 6 की। यह नियम 6 क्या डिफाइन कर रहा है? समाचार पत्र या नियतकालीन प्रकाशन या का स्वामित्व अथवा संचालन किसी सरकारी कर्मचारी को नहीं करना चाहिए। मतलब अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी समाचार पत्र का प्रकाशक या उसमें कार्य नहीं करेगा। यह प्रतिबंध पूर्णतः या अंततः 2 प्रकार के संचालनों पर लागू होता है। यह किस प्रकार है? संपादन का कार्य नहीं करेगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी उस दशा में जबकि उसने सरकार की या इस संबंध में सरकार द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति नहीं प्राप्त कर ली है, जब वह अपने कर्तव्यों के सद्भाव से निर्वहन कर रहा हो, किसी रेडियो प्रसार में भाग नहीं लेगा या समाचार या पत्रिका में लेख नहीं भेजेगा और गुमनाम रूप से भी नहीं भेजेगा। अपने नाम में किसी व्यक्ति के नाम या किसी समाचार पत्र या पत्रिका को कोई पत्र नहीं लिखेगा। परंतु उस दशा में हमें थोड़ी सुविधा दी गई है, जबकि ऐसे प्रसारण या ऐसे लेख का स्वरूप केवल साहित्यिक, कलात्मक व वैज्ञानिक हो तो ऐसे में किसी स्वीकृति की हमें आवश्यकता नहीं है। यह हमें क्लियर करना होगा। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें कुछ स्वतंत्रता है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन किन मूल्यों पर, किन बातों पर है, किन मूल्यों के लिए है, उसमें 3 बिंदु क्लियर कट डिफाइन किए गए हैं। वह 3 बिंदु क्या हैं? केवल साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक। अगर इस बात में हम बात करते हैं
तो एक लेख था लक्ष्मी शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2010 का। इसमें एक फैसला आया था कि वादी ने 31 साल की सेवा करने के उपरांत 2005 में 3 कविताएं लिखी। तदुपरांत राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जैसे विवादित मुद्दे पर किताब 2006 के दिसंबर में प्रकाशित हुई। जो केस है मैं उसका आप लोगों से जिक्र कर रहा हूं। 12 तारीख 2008 में वादी के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दे दिया गया तथा उसे कदाचार का दोषी पाते हुए उसे निलंबित कर दिया गया तथा उसे आचरण नियमावली 1956 के नियम 6 तथा अनुशासन व अपील नियमावली 2099 में दोषी करार दिया गया। मामला पूर्ण पीठ को प्रेषित किया गया था। यह एक केस है जो उत्तर प्रदेश सरकार का था। वह 3 कविताएं लिखी थी। उसके बाद एक कंट्रोवर्शियल इशू पर उन्होंने अपने द्वारा एक विवादित पुस्तक लिखी थी जिसके जांच की बात थी। यह केस था लक्ष्मी शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 2010 का। अब हम बात करते हैं कोई सरकारी कर्मचारी। जब हम कोई सरकारी कर्मचारी की बात करते हैं नियम 7 में, नियम 7 में सरकार की आलोचना से संबंधित बात की गई है। कोई सरकारी कर्मचारी अपने नाम या गुप्त नाम से किसी वरिष्ठ पदाधिकारी के किसी निर्णय के प्रतिकूल आलोचना नहीं करेगा। वह किसी सरकारी नीति की कभी भी आलोचना नहीं कर सकता जब तक वह सरकारी कर्मचारी है। इस पर भी कई मुकदमे हुए हैं। कुछ बातों का इस पर हम अगर प्रकाश डालते हैं तो यह देखते हैं कि यह नियम 2 रूपों में हमें थोड़ा प्रतिबंधित करता है। लेकिन प्रतिबंधित करने का जो कार्य है वह हमें इस तरफ फोकस कराता है कि हमें सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य करते समय कभी गवर्नमेंट की आलोचना नहीं करनी है। हम जिस सरकार के लिए कार्य कर रहे हैं हमें पूर्ण निष्ठा से कार्य करते रहना है। अब बात आती है न्यायिक जांच में साक्ष्य देने की। न्यायिक जांच में हम साक्ष्य देना, कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के समिति या प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी भी जांच के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराएगा। मतलब आपको अगर साक्ष्य कोई देना है किसी सरकारी कर्मचारी को किसी समिति के सामने या किसी प्राधिकारी के सामने, तो आप तब तक उपलब्ध नहीं कराएंगे जब तक आपको इसकी स्वीकृति न प्राप्त हो। इससे संबंधित आप लोगों को बता दें एक केस था। यह केस 2002 का है, प्रताप सिंह तोमर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2002। इस केस में भी ऐसी ही बात आई थी। तो माननीय न्यायालय ने याची द्वारा प्रेषित नजीरों में कहा था कि और जिसमें यह मामला सामने आया था कि उसने ऐसा कर दिया है, लेकिन याची का कहना था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, उस पे स्वीकृति उसने ली है। ठीक है, तो याची की याचिका की पूर्णतः जांच की गई और न्यायालय ने अपना फैसला दिया। नहीं, वह याची ने जो कार्य किया है वह जो है गलत है और उसको दोषी मानते हुए न्यायालय ने याची की याचिका को निरस्त कर दिया था। सरकारी कर्मचारी को अधिकृत न होने पर किसी व्यक्ति अथवा कर्मचारी को सूचना नहीं देनी चाहिए। इस बात की जब हम बात करते हैं तो अनधिकृत सूचना की बात होती है, किसी पत्रावली की बात होती है या जो सूचना हमारे कार्यालय के लिए गोपनीय है उन सूचनाओं की बात होती है। अगर हम डिटेल में जाते हैं तो नियम 9 के अंतर्गत 3 सूचनाएं जो किसी भी सूचना का संसार निश्चित है वह है, पहला जो राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे संबंधित है,
हो उसको हम नहीं दे सकते, जो उससे नहीं है उस पर, परंतु जिसके कारण सरकार को कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े, हमें राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे संबंधित ना हो और ऐसी भी ना हो जिससे हमारी सरकार को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। दूसरा, अति गोपनीय, जिसका राष्ट्र के सम्मान तथा सरकार को गंभीर परेशानी से संबंध हो, जिनका देश की सुरक्षा से संबंध हो। इन 3 तरीकों की सूचनाओं का किसी भी प्रकार से प्रसारण निषिद्ध है। हम किसी भी प्रकार से यह 3 सूचनाएं किसी को नहीं दे सकते हैं। अब बात आती है नियम 10। नियम 10 बात करता है चंदे की, किस प्रकार के चंदे की। जब हम किस प्रकार के चंदे की बात करते हैं तो इसमें धर्मार्थ या वित्तीय सहायता मांगने या इस प्रकार के धन एकत्र करने की कार्यवाही में कोई भी सरकारी कर्मचारी भाग नहीं लेगा, परंतु यदि वह सरकारी कर्मचारी डॉक्टरी सहायता के लिए, शिक्षा तथा सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य से उसमें भाग लेता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है नियम 11 की। ये नियम 11 क्या है? जब हम नियम 11 की बात करते हैं तो इसमें कई चीजें, कई बिंदु हैं। क्या क्या बिंदु हैं? कोई भी सरकारी कर्मचारी उस दशा में जबकि उसने सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, स्वयं अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका निकट संबंधी न हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी भेंट, अनुग्रह, धन, पुरस्कार स्वीकार्य नहीं करेगा। दूसरा, अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य जो उस पर पूर्णतः आश्रित हो, किसी ऐसे व्यक्ति जो उसका निकट संबंधी न हो, कोई भेंट, अनुग्रह, धन या पुरस्कार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा, परंतु वह किसी जातीय मित्र, सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन का दशांश या उसके कम मूल्य का विवाह उपहार या किसी रीतिक अवसर पर इतने मूल्य का उपहार स्वीकार कर सकता है। यह प्रतिबंध है। इसमें केवल जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, हमें यह देखने की आवश्यकता है कि यह प्रतिबंध केवल सरकारी कर्मचारी के लिए ही नहीं है, उस पर आश्रित उन व्यक्तियों के लिए भी है जो उस पर पूर्णतः आश्रित है, वह भी कोई चीज स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, एक जो बात की गई है, दशांश की बात की गई है कि सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन के दशांश या उससे कम मूल्य का विवाह समारोह में किसी रीतिक अवसर पर उपहार वह स्वीकार्य कर सकता है। इसमें कुछ और डिटेल बिंदु हैं। वह डिटेल बिंदु क्या हैं? कोई भी सरकारी कर्मचारी दहेज ना तो देगा, न ही दहेज लेने को किसी को प्रेरित करेगा। वधू या वर के रूप में जैसी भी दशा हो, माता पिता अथवा अभिभावक से प्रत्यक्ष और परोक्षतः दहेज की मांग किसी भी रूप में नहीं करेगा। यह भी कहा गया है कि वह अपने जो लोग उस पर आश्रित हैं उनको भी इन कार्यों को करने से रोकेगा। अब बात आती है नियम 12 और 13 की। जब नियम 12 और 13 की बात आती है तो नियम 12 और 13 इस आचरण नियमावली से अब निरस्त कर दिए गए हैं। अब बात हम करते हैं नियम 14, सरकारी कर्मचारी के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन की। सरकारी कर्मचारी के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन की।
जब हम सार्वजनिक प्रदर्शन की बात करते हैं तो इसमें कई चीजें आती हैं कि हम किसी सरकारी कर्मचारी के सम्मान में कब प्रदर्शन कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। जब इस पर बात हम करते हैं तो कोई भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी उस दशा में जबकि उसने पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली है, कोई मान पत्र, विदाई पत्र नहीं लेगा, न ही कोई प्रमाण पत्र स्वीकार करेगा, न ही अपने सम्मान में या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के सम्मान में आयोजित किसी सभा या सार्वजनिक आमोद में उपस्थित होगा। लेकिन इसमें कुछ और चीजें कही गई हैं। वो क्या है? यदि यह समारोह किसी सरकारी कर्मचारी के विदाई समारोह के रूप में है या कोई सरकारी कर्मचारी सेवा छोड़ रिटायर हो रहा है, सरकारी कर्मचारी कोई रिटायर हो रहा है, तो उस स्थिति में यह प्रतिबंध लागू नहीं होता है। हमें यह देखना होगा कि हम जिस सार्वजनिक प्रदर्शन की बात कर रहे हैं वह किस तरह से डिफाइंड है, हमें यह देखने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं, क्या हम सरकारी कार्यालय के समीप प्रदर्शन करेंगे? इस प्रकार की कोई बात यदि आती है तो हम क्या करेंगे? तो यह ध्यान रखें, किसी राजनीतिक दल द्वारा यदि कोई प्रदर्शन सरकारी कार्यालय के समीप किए गए, वहां से होकर गुजर रहे हैं, तो कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी अपना काम छोड़कर यह प्रदर्शन यदि देखने आता है तो कभी कभी यह परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि यह अलग करना कठिन हो जाता है कि वह सरकारी कर्मचारी क्या उस प्रदर्शन या राजनीतिक पार्टी का हिस्सा था या नहीं। तो इस स्थिति में यह कहा गया है कि हम इस प्रकार के किसी भी प्रदर्शन से दूर रहेंगे, नहीं तो हम अनावश्यक रूप से आचरण नियमावली के दोषी हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नियम 15। यह नियम 15 हमें क्या कहता है, किस प्रकार नियम 15 हमें प्रतिबंधित करता है। नियम 15 में दो बिंदु हैं। एक तो है कि हम किसी व्यापार में भाग लेंगे कि नहीं, करेंगे कि नहीं। दूसरा, हम कोई 14 वर्ष से आयु के कम किसी व्यक्ति को क्या किसी जोखिम भरे कार्य में लगा दिए हैं, इस पर बात करता है। कोई सरकारी कर्मचारी उस दशा में जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कराई हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यापार या कारोबार में नहीं लगेगा, न ही कोई सरकारी नौकरी करेगा। नियम 15 हमें कहता है, कोई सरकारी कर्मचारी 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी जोखिम भरे कार्य में न तो नियोजित करेगा न ही लगाएगा। हमें इसको देखना होगा। नियम 16 क्या कहता है? नियम 16 कहता है, कोई सरकारी कर्मचारी उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की है, कर ली है, किसी ऐसे बैंक या अन्य कंपनी के निबंधन, प्रवर्तन या प्रबंधन में भाग नहीं लेगा जो कंपनी एक्ट 1913 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निबद्ध हुआ है। हमें यह भी देखने की आवश्यकता है। इसमें एक चीज और कही जा रही है जो नियम 17 में डिटेल डिफाइन है, वह है कोई भी सरकारी कर्मचारी या उसकी पत्नी या उस पर पूर्ण आश्रित व्यक्ति बीमा अधिकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा। जब हम बीमा अधिकर्ता के रूप में कार्य करने की बात करते हैं तो क्या डिफाइंड है?
कहा गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी पत्नी या किसी अन्य संबंधी को जो पूर्णतः आश्रित उस पर आश्रित है उसके साथ निवास करता है उसी जिले में जिसमें वह तैनात हो बीमा अधिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं देगा। कर्मचारी की पत्नी का अभिकर्ता कर्मचारी पत्नी का पति भी अभिकर्ता नहीं हो सकता है। हमें यह भी देखने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि कर्मचारी अगर पत्नी है तो उसका पति अभिकर्ता हो सकता है, उसके बारे में भी यही प्रतिबंध डिफाइन किया गया है। अब बात आती है नियम 16 हो गया, नियम 17 की बात हम लोगों ने कर ली। अब नियम 18 अवयस्कों को संरक्षकत्व की बात आती है, संरक्षकत्व की बात आती है, गार्जियनशिप की बात आती है। जब हम गार्जियनशिप की बात करते हैं तो कोई सरकारी कर्मचारी जो समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना उसी पर आश्रित किसी अवयस्क के अतिरिक्त किसी अन्य अवयस्क के शरीर या संपत्ति के विधिक संरक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा। इसको अगर सीधी भाषा में हम डिफाइन करें तो हम यह कहेंगे कि कोई भी सरकारी कर्मचारी वह अपने जो उस पर पूर्णतः आश्रित है उसके अतिरिक्त किसी अन्य जो अवयस्क बालक बालिका है उसका संरक्षक नहीं बन सकता जब तक वह सरकार से इसकी अनुमति नहीं लिया हो। हमें यह भी देखने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं नियम 19 की। किसी संबंधी के विषय में कार्रवाई, मतलब हम जब ये बात करते हैं किसी संबंधी के विषय में तो वह संबंधी के विषय की कार्रवाई का सेंस क्या है, हम थोड़ा उस पर विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। अब मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में जो उसका संबंधी है, चाहे वह संबंध निकट का हो या दूर का हो, इससे कोई संबंध बात नहीं है। कोई प्रस्ताव या मत अपना प्रस्तुत करता है या अन्य कार्यवाही करता है, चाहे वह प्रस्ताव या मत उसके संबंधी के पक्ष में हो चाहे उसके विरुद्ध हो, तो वह प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव या मत के साथ यह बात स्पष्ट रूप से बता देगा कि यह व्यक्ति विशेष उसका संबंधी है और उसके संबंध का स्वरूप क्या है। दोनों उसे क्लियर कट डिफाइन करना होगा। जबकि किसी विधि नियम या आदेश के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रस्ताव या मत किसी अन्य कार्यवाही के संबंध में अंतिम रूप से निर्णय करने की शक्ति रखता है जब वह प्रस्ताव मत या कार्यवाही किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के संबंध में है जो उसका संबंधी है, चाहे वह संबंध निकट का हो या दूर का हो, चाहे उस प्रस्ताव मत या कार्यवाही का उक्त विशेष व्यक्ति विशेष पर अनुकूल प्रभाव पड़ता हो, अन्यथा वह कोई निर्णय नहीं लेगा या देगा या उससे अपने आप को दूर करेगा। वह उस अपने मामले को बेहतर यही होगा कि वह अपने वरिष्ठ को ट्रांसफर कर दे। यह ज्यादा बेहतर होगा कि वह अपने देखने के बजाय वह उसको अपने वरिष्ठ को इसको ट्रांसफर कर दे। अब बात आती है नियम 20 की। नियम 20 क्या है? नियम 20 जो है सट्टा लगाने वाले किसी कार्य में वह शामिल नहीं होगा, सट्टा नहीं लगाएगा। सामान्यतः बात है कोई सरकारी कर्मचारी इस तरीके का कार्य नहीं करेगा। नियम 21 कोई सरकारी कर्मचारी न तो स्वयं न तो अपनी पत्नी या परिवार के किसी सदस्य को कोई पूंजी लगाने देगा जिससे सरकारी कर्तव्य के परिपालन में उलझन या प्रभाव पड़ने की संभावना हो। नियम 22 जमीन तथा धन क्रय विक्रय शासन की जानकारी दिए बिना नहीं करेगा। नियम 23 की बात आती है। सरकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत मामलों का प्रबंधन करेगा कि वह अभ्यासी ऋणग्रस्त या दिवालिया होने से बच सके। यदि दिवालिया होने की कार्यवाही चल रही है तो इसकी सूचना वह अपने कार्यालय को अवश्य देगा।
नियम 24 हमें कहता है कि चल अचल तथा बहुमूल्य संपत्ति के क्रय से संबंधित या विक्रय से संबंधित सूचना हमें अपने कार्यालय को दे देनी चाहिए। नियम 25 सरकारी कर्मचारी के कार्यों तथा चरित्र के प्रति समर्थन की बात करता है। हम किसी सरकारी कर्मचारी के बारे में कोई भी कमेंट, कोई भी प्रति समर्थन ऐसे नहीं करेंगे जब तक हमें ऐसा करने के लिए कहा न जाए। नियम 27 राजनीतिक प्रभाव और सेवा संबंधी मामलों में उपयोग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की समस्या है, आप किसी राजनेता या किसी ऐसे व्यक्ति से अपने वरिष्ठ साथी, सहयोगी या अपने उच्च अधिकारी के ऊपर कोई प्रेशर डलवा रहे हैं, तो यह भी जो है आचरण नियमावली के विरुद्ध आता है। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। अब बात आती है नियम 28 की। अनाधिकृत वित्तीय व्यवस्था में हम नहीं लगेंगे। किसी भी प्रकार के अनाधिकृत वित्तीय व्यवस्था में हम इन्वॉल्व किसी भी रूप में नहीं होंगे। अब बात आती है नियम 29, जो पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए, इस पर हमें कहती है। अंतरिक्ष को बुला लो तो। अब नियम 30 सरकारी कर्तव्यों के पालन में सुविधा पहचानने के प्रयोजन से दी गई सुख सुविधाओं का दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए। जो मान लीजिए आपको सरकारी गाड़ी मिली है या इस तरीके का कोई सुविधा आपको मिली है, तो उसका जो है अपनी सुख सुविधा के लिए उसका प्रयोग न करें, अपने सरकारी कार्यों में ही उसका प्रयोग करें। इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात आती है नियम 31 की। नियम 31 खरीदारियों का मूल्य देना। मान लीजिए आपने कोई सरकारी कर्मचारी के रूप में आपने कोई खरीदारी की, जबकि किस्त का मूल्य देने प्रथानुसार आप नहीं दे पा रहे हो या देने में दिक्कत है और आपने परचेज कर ली। इसका क्वेश्चन और कहां से आना था? बंद करना पड़ेगा पीपीटी शो। कोई क्वेश्चन है? ठीक है, चलो। हाँ दिखा। ठीक है, यही रहने दो, यही यहाँ से हो जाएगा ना। ठीक है। अब हम यह देखना चाहते हैं कि दूसरों की सवारी गाड़ी का प्रयोग करने पर की भी बात की गई है, बिना मूल्य दिए हुए ये सेवा लेने की बात की गई है। यह दोनों मूल्य किस रूप में है? जैसे हमने को कहीं जाना है, हमने दूसरे की गाड़ी ले ली, हम सरकारी कर्मचारी हैं, धड़ल्ले से लेके चले गए। हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, हम क्यों उसका पेड करें? नहीं, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। हमने कोई सामान लिया, हम सरकारी कर्मचारी हैं और हम ऐसा नहीं करेंगे। इस पर भी हमें ध्यान देना होगा कि हम ऐसा ना करें। सामान्यतः आप लोग देखे होंगे ना, एक सामान्यतः ट्रेंड देखा गया है, जो सामान्यतः कि वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में देखा गया है कि चौराहे पर लोग सब्जी लेते हैं और उस बेचारे गरीब को पैसा नहीं देते, इसलिए कि वह पुलिस में है। तो हम पुलिस की ही नहीं बात करें, हमारे भी आचरण में ऐसी कोई बात नहीं आनी चाहिए। कर्मचारियों द्वारा नियम के निर्वहन में कोई प्रश्न खड़ा हो, उसका निर्णय स्वयं नहीं करना चाहिए। कर्मचारी अगर हमें किसी कार्य को करने में कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा हो, तो हमें खुद निर्णय नहीं लेना चाहिए, उसमें मार्गदर्शन मांग लेना चाहिए। किससे? ऊपर के अधिकारी से।
नियम 34 और नियम 36 निरस्त कर दिया गया है। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो हमारी नियमावली की बात थी। यह कर्मचारी आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट था, जिसके बारे में हमने आपसे अभी चर्चा की। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। अब अनुशासनिक कार्यवाही की बात आती है तो आपराधिक कृत्य क्या है, अशोभनीय कृत्य क्या है, यह देखिए मैंने चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन किया हुआ। गबन, धोखाधड़ी, सरकारी संपत्ति की चोरी, घूस लेना देना, झूठ, फर्जी दावे, अनाधिकृत वस्तुओं को रखना, उसका उपयोग करना, ये सारे हमारे किस में आते हैं, आपराधिक कृत्य में। अशोभनीय कृत्य में क्या आता है, आज्ञा का उल्लंघन, दुर्व्यवहार, कदाचार, आचार संहिता का उल्लंघन, आदेशों का उल्लंघन, ये सब हमारे जो है अशोभनीय कृत्य में आते हैं। त्रुटियां भी विलंब से उपस्थित होना, बिना अवकाश अनुपस्थित हो जाना, अनुत्तरित दायित्व को पूर्ण न करना, उदासीनता बरतना, कार्य के प्रति जो है उदासीनता बरतना। अब अनुशासनिक कार्यवाही किस पर, शिकायत, प्रारंभिक जांच होगी, गंभीर आरोप, अति गंभीर आरोप और सामान्य आरोप। हम इसे तीन, जब गंभीर आरोप है तो निलंबित किया जाएगा व्यक्ति, आरोप पत्र लगेगा, आरोप पत्र का आधार क्या है, फिर स्पष्टीकरण की बात आएगी, व्यक्तिगत सुनवाई व साक्ष्य की बात आएगी, निष्कर्ष उसको दंडादेश निकाला जाएगा उसके पक्ष में। दंडाधिकारी की नियुक्ति, दो तरीके की बात है। दंडाधिकारी नियुक्त हो गया है तो दो तरीके के दंड की बात यहां होती है, दीर्घ दंड और लघु दंड। दीर्घ दंड हमारे लिए हार्मफुल होता है, ज्यादा हार्मफुल होता है। वेतन वृद्धि रोकना, किसी का इंक्रीमेंट रोक दिया गया, या वह प्रमोट करके किसी पद पर गया है उसको डिमोट कर दिया गया, सेवा से निष्कासित कर दिया गया, सेवा समाप्त कर दी गई, ये बातें। लघु दंड में पर निंदा करना, अस्थायी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोक देना, दक्षता रोक, पूर्ण और आंशिक क्षतिपूर्ति। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के ऊपर जुर्माना लगेगा, किंतु वह यह देखा जाएगा कि वेतन का 25% से अधिक न हो। अब उत्तर प्रदेश जो सरकारी सेवक अनुशासन व अपील नियमावली 1999 डिफाइन की गई है, वह इन्हीं बिंदुओं पर डिफाइन की गई है जो अनुशासन से संबंधित हैं। हम लघु शास्त्रियों में पहले भी डिस्कस कर चुके, पर निंदा है, वेतन वृद्धि रोकना है, ठीक है, इस तरीके की बातें इस पर की जाती हैं। दीर्घ शास्त्रियों की बात करते हैं तो इसमें कई चीजें हैं। संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि रोक देना, किसी निम्नतर पद या श्रेणी की या समान वेतन में किसी समय वेतनमान के निरंतर क्रम पर उसे डिमोट कर देना, सेवा से हटाना जो भविष्य में नियोजन नहीं करता, सेवा से पदोन्नति जो भविष्य में नियोजन निर्हित करता हो, निलंबन, कोई सरकारी कर्मचारी सेवक जिसके आचरण के विरुद्ध कोई जांच अनुध्यात है या उसकी कार्यवाही चल रही है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर जांच की समाप्ति तक उसे निलंबित कर दिया गया, निलंबन के अधीन रखा गया उसे। तो बात आती है निलंबन से संबंधित मुख्य बिंदु क्या होंगे। निलंबन तात्कालिक प्रभाव की प्रक्रिया है, परंतु यदि पुलिस द्वारा कर्मचारी को अपने अभिरक्षण में रखा गया है या जेल भेज दिया गया है, तब निलंबन पूर्व तिथि से प्रभावी किया जा सकता है। निलंबन के कारणों का उल्लेख होना चाहिए। निलंबित अधिकारी किसी कार्यालय में कार्यरत था, जीवन निर्वाह भत्ते की दर का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। निलंबन आदेश से पूर्व समस्त अभिलेख वस्तुओं भंडार साक्ष्य सुरक्षित कर लेने चाहिए। निलंबन का प्रारूप कैसा होना चाहिए, इस पर भी हम थोड़ी बात कर लें। निलंबन आदेश के प्रारूप में उत्तर प्रदेश शासन किस अनुभाग से निकला है, आदेश किसके विरुद्ध है, जिनके विरुद्ध है उनका 1, 2, 3 करके नाम, फिर राज्यपाल के आदेश से आयुक्त व सचिव और नियुक्ति प्राधिकारी जिसको देगा। निलंबन अवधि के वेतन आदि भत्तों की जब बात करते हैं तो वह फाइनेंशियल हैंडबुक के नियम 54 के अनुसार डिफाइन किया जाता है। थोड़ा सा हम उस पर भी डिस्कस कर लें। मूल नियम 54 है क्या। जब हम मूल नियम 54 पर आते हैं तो ये कहा जाता है कि एक तो हटा दिया गया, कर्मचारी निलंबित कर दिया गया, दंड दोष उसका डिफाइन हो गया, तो उस पर क्या किया जाएगा। जहां ऐसा दंडादेश न्यायालय द्वारा अपास कर दिया गया है
या जहां कर्मचारी को अन्यथा निलंबन से बहाल कर दिया गया है, तीनों केस में 54, 54 क और 54 ख यह फाइनेंशियल हैंडबुक में डिफाइन किया गया है कि हमें किस में क्या हमारे साथ किया जाएगा। आरोप पत्र एवं कारण बताओ नोटिस। आरोप पत्र और आरोप पत्र में क्या है? आरोप संक्षिप्त स्पष्ट रूप में एकार्थी मतलब क्लियर कट आरोप होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। प्रत्येक आरोप के संबंध में अवधि, घटना, अतिक्रमित नियम का उल्लेख स्पष्ट होना चाहिए। आरोपों की पुष्टि में विचाराधीन साक्ष्यों का उल्लेख भी होना चाहिए। आरोप पत्र को पर ध्यान रखते हुए महत्वपूर्ण बातें जो हैं, आरोप पत्र डिफाइन करते समय नियम 7 में कहा गया है आरोप सीधी भाषा में स्पष्ट होनी चाहिए, लक्ष्यदार भाषा में आरोप नहीं होना चाहिए। आरोप को सिद्ध करने के लिए जिस कर्मचारी के विरुद्ध लगाया जा रहा है 1 मास का समय देना चाहिए। नई नियमावली जो है वह समय सीमा को कम से कम 15 दिन करने की बात अवश्य कहती है। आरोप पत्र में वे ही आरोप सम्मिलित होने चाहिए जिसकी पुष्टि हो सके तथा न्यायालय में सिद्ध किया जा सके। ऐसे इसीलिए उन्हीं आरोपों को अभिलिखित किया जाना चाहिए जिनकी पुष्टि आ सके। यह ध्यान रखें, हमें आरोप लगाते समय अनर्गल आरोप आपने लगा दिया लेकिन उस आरोप के लिए कोई पुष्ट आधार नहीं है तो ऐसे आरोप आरोप पत्र में न लिखे जाएं, यह भी हमें देखना होगा। आरोप पत्र का नमूना नाम, निम्नलिखित आरोप लगाए जाते हैं। जब आप इस पद पर कार्यरत थे आपके द्वारा इस प्रकार शासन क्षति पहुंचाई गई है, रुपया गमन के दोषी हैं, शासकीय नियमों का उल्लंघन किया गया आदि साक्ष्य उसके आरोप पुष्टि किए जाते हैं। जब आप साक्ष्य जो आरोप पुष्टि किए जाते हैं अनुमोदित और दंडाधिकारी, जांचकर्ता अधिकारी सबका उस पर हस्ताक्षर लिखा रहेगा। अब आरोप पत्र का उत्तर, मान लीजिए आप ही एज ए कर्मचारी हैं, अब आपको आरोप पत्र का उत्तर देना है। अब आप क्या करोगे? आरोप पत्र का उत्तर देने के लिए आरोपित कर्मचारी को अभिलेख की प्रतिलिपि अवश्य मिलनी चाहिए। अनुशासनिक कार्रवाई के नियम अनुसार प्रतिलिपि कर्मचारी को बिना किसी शर्त के दी जानी चाहिए। यदि कोई अभिलेख की प्रतिलिपि नहीं दी जा सकती है तो इससे संबंधित अभिलेख को उसको निरीक्षण करने का तथा तथ्य नोट करने का अवसर देना चाहिए, उसकी नकल ले सकता है। यदि सरकारी कर्मचारी प्रतिलिपि की मांग करता है जिसका उल्लेख आरोप पत्र में नहीं है तो जांच अधिकारी अपने विवेक अनुसार निर्णय कर सकता है कि वह उसको दिया जाए अथवा नहीं दिया जाए। अब हम मान लिए आरोपी हैं तो अब हम जवाब कैसे देंगे? यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम जवाब कैसे देंगे। जो कर्मचारी है जिसके ऊपर आरोप लगा है वो उसके लिए आवश्यक है कि आरोप पत्र पर दिए गए क्रम अनुसार एक एक आरोप के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। स्पष्टीकरण अपने आप में स्पष्ट होना चाहिए। अपने ऊपर लगाए गए आरोप का स्पष्ट उत्तर न देकर आप यह नहीं करेंगे कि अपने उच्चाधिकारी या सहकर्मी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करें। ऐसा कोई भी बिंदु आपके आरोप पत्र के जवाब में नहीं होना चाहिए, यह आपको ध्यान अवश्य देना होगा। शो कॉज नोटिस, भारतीय संविधान का संशोधन जो है 3/1/1977 के पूर्व यह व्यवस्था थी कि यदि किसी औपचारिक कर्मचारी को जांच उपरांत अनियमितता का दोषी पाया जाता है तो उसे पृथकीकरण, रिमूवल, सेवा डिसमिसल तथा पदांतरण का दंड देने से पूर्व उसे कारण बताने का अवसर दिया जाता था। उसे प्रस्तावित दंड क्यों न दिया जाए इसको कारण बताओ नोटिस कहा जाता था। संशोधन के बाद औपचारिक कर्मचारी को दोषी पाए जाने पर कारण बताने का अवसर नहीं दिया जाता एवं दंड प्रेक्षित कर दिया जाता है। दीर्घ दंड के 3 स्वरूप हैं जिसका हमने पहले भी आपसे जिक्र किया है, जिसमें एक पदान्नत है, यह दीर्घ दंड है। औपचारिक कर्मचारी को अपने निम्नतर पद पर ट्रांसमिट कर दें, मूल भर्ती के पद से अलग और प्रोन्नत करके आगे गया है, दंड स्वरूप उसे मूल पद पर ला देना। सेवा से निष्कासन, यदि बहुत गंभीर आरोप है, निष्कासन के उपरांत वह कर्मचारी उस संस्था या कार्यालय का कर्मचारी नहीं रह जाता। इस कार्यकाल में सेवाकालीन देयकों का यदि भुगतान नहीं हुआ है, अतिरिक्त कोई सरकारी राशि कर्मचारी के वेतन भत्ता आदि के रूप में सार्वजनिक देय नहीं होती, से डिसमिस यह दीर्घ दंड है।
इस दंड के बाद कर्मचारी का अस्तित्व एक सरकारी कर्मचारी के रूप में समाप्त हो जाता है। निष्कासन ऐसे में किसी सेवाकालीन देयकों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का देय ये नहीं रह जाता। अब दोनों में डिफरेंस क्या, दो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, वह है रिमूवल व सेपरेशन। डिफरेंस बिटवीन रिमूवल एंड सेपरेशन क्या है? पदच्युत एवं पृथक्करण, सेवा से निष्कासन पहली बात हम करते हैं तो दोनों का परिणाम सेवा से समाप्ति का है। यह दोनों में अंतर यह है कि पदयुक्त व्यक्ति किसी सरकारी सेवा के अयोग्य ठहरा दिया जाता है। जिस व्यक्ति को जो पदच्युत किया जाता है, सेवा से रिमूव किया जाता है, वह कहीं पर भी सरकारी सेवा के लिए अधिकृत नहीं रह जाता। जबकि सेवा से पृथक्करण का जो व्यक्ति जिसको सेपरेट किया गया है इस सेवा से, वह दूसरी सेवा को प्राप्त करने में उसे कोई वैधानिक बाधा नहीं होती। इसके लिए क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल नियम 49 में विस्तृत डिफाइन किया गया है। सेवा समाप्ति की बात, सेवा समाप्ति से पृथक्करण की भांति सेवा में नहीं रहता, परंतु यह दंड की श्रेणी में नहीं आता। सेवा समाप्ति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती। सेवा समाप्ति की में कई बातें होती हैं, जैसे मान लीजिए वह कैडर ही समाप्त हो गया हो, वह पद ही समाप्त हो गया हो। जब ऐसी बात आती है तो हम उसको सेवा समाप्ति के श्रेणी में रखते हैं। अब जांच रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना, जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही, यह अनुशासन नियमावली के नियम 8 और नियम 9 में डिफाइन है। हमारे पास 3 और बिंदु इसमें आते हैं, अपील, पुनरीक्षण और पुनर्लावकन। यदि राज्यपाल द्वारा पारित आदेश के सिवाय सरकारी सेवक अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की अपील अगले उच्च अधिकारी को करने का अधिकार है, यह अपील की बात की जाती है। अपील 90 दिन के भीतर हो जानी चाहिए, यह हमें देखने की आवश्यकता है। पुनरीक्षण, यह नियमावली किसी बात के होते हुए सरकार स्वप्रेरणा से संबंधित सरकारी के अभ्यावेदन पर किसी ऐसे मामले के अभिलेख को मांग सकती जिसके बारे में उस समय विचार नहीं किया गया था जब उसको दंड दिया गया था। ऐसे प्राधिकारी प्रादेशिक आदेश की पुष्टि, पारित आदेश की पुष्टि कर सकेगा जिसके उपरांत वह उसे करना है। निर्देश दे सकते हैं मामले में अग्रेतर जांच की जाए अथवा नहीं की जाए। पुनरावलोकन राज्यपाल के विवेक पर है, उसके संज्ञान में बात लाई गई है। वह किसी भी मुद्दे पर पुनरावलोकन का आदेश दे सकता है। पुनरावलोकन के संबंध में कुछ बातें हैं। पूर्व अधिकारी के आदेश का पुनरावलोकन, अपने आदेश का पुनरावलोकन, पुनरावलोकन विवेकाधीन, पुनरावलोकन का औचित्य, दंड में वृद्धि, पुनरावलोकन करने का समय, पुनरावलोकन एक से अधिक बार नहीं किया सकता, ये सारी बातें इसमें हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो आप लोगों की नियमावली है। आप लोगों की जो नियमावली है, शिक्षक शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग की सेवा नियमावली 2010 कही जाती है। इसमें एक संशोधन हुआ है 2013 में, कुछ संशोधन उसमें किए गए हैं। इस नियमावली की जो बात है, तो जब हम बात इसकी करते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है कि आपका नियुक्ता प्राधिकारी कौन है। तो नियुक्ता प्राधिकारी की जब बात आती है तो वह जो है कौन है, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ है। नियुक्ता प्राधिकारी के नाम उस क्रम में लेकर जिसके नाम में नियुक्ति नियम अधीन के अंदर सूची आएगी, नियुक्त करेगा। ठीक है। परीक्षा अवधि आपकी क्या है, यह 1 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष तक है। 2 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती, ये भी बात इसमें कही गई है। ज्येष्ठता, जो आपकी ज्येष्ठता सेवा की किसी श्रेणी में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति की जो ज्येष्ठता होती है, नियम 1991 के अनुसार आधारित की गई है, वही आपके लिए भी लागू होगी। संशोधन कई चीजों में हुआ। यह जो 13 का है, यह संशोधन है। संशोधन किस रूप में है? पहला, विद्यमान नियम किस लिए, आयु के लिए। पहले में आयु 35 वर्ष डिफाइन थी 2010 में, अब आयु आपकी क्या डिफाइन कर दी गई है, मैक्सिमम 40 वर्ष। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति की बात की गई है, उसमें भी इसी प्रकार से नए नियम में परिवर्तन कर दिया गया है। अब पहले जो आपके ग्रेड डिफाइन की गई थी 2010 के समय में,
पदों के अनुसार वह 4200 की थी। नए 2013 के नियम में इसको क्या कर दिया गया, 4800 कर दिया गया। और इसी प्रकार से अगर आप उस नियमावली को देखेंगे तो उस जहां जहां आपके पद हैं उसके बारे में डिटेल विस्तृत विवरण आपकी नियमावली में दिया गया है। आपके क्वालिफिकेशन से संबंधित क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए यह भी आपकी नियमावली में डिटेल लिखा गया है। धन्यवाद।